नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना, जिसमें प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को शामिल किया था, उस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। उसके बाद राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर बीएड छात्रों में एक हड़कंप सा मच गया है। काफी विरोध प्रदर्शन जारी है। काफी सोशल मीडिया, टीवी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर काफी हड़कंप मचा हुआ है। काफी आवाज उठाई जा रही है। आज मैं 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई अधिसूचना लाकर प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को क्या शामिल कर सकती है। क्या 28 जून 2018 अधिसूचना जारी करने में जो कमियां रखी गई, उन कमियों को पूरी करते हुए क्या प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड शामिल करने को लेकर नई अधिसूचना ला सकती है। कमेटियां गठित करके, मीटिंग करके, काउंसिल की मीटिंग करके, क्या वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करके नई अधिसूचना ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से बिंदु नई अधिसूचना लाने में, कौन सी बातें इनके बीच में आएंगी, वो भी देखेंगे। क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में, संसद में अध्यादेश लाकर प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड को शामिल कर पाएगी। किस आधार पर, कौन से तथ्य के बेस पर अध्यादेश लाया जाएगा, काफी डिमांड चल रही है। क्या भारत सरकार एनसीटी बीएड छात्र सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर पाएंगे, पुनः विचार याचिका। कौन से तथ्य, कौन से फैक्ट, कौन से ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पर वो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य, उनमें चल रहे बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद को लेकर, वहां पर प्राइमरी टीचर भर्ती से बीएड बाहर को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ बीपीएससी द्वारा प्राइमरी टीचर भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अगस्त में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा स्थगित को लेकर, बीएड बाहर को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम जगह शेयर करें ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे, क्योंकि यूट्यूब जब खोलोगे तो तमाम देखने के बाद मात्र मेरा एक चैनल मिलेगा जो बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड के पक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सब के सब बीएड के पक्ष में है। इसलिए इस आवाज को तमाम डीएलएड छात्रों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस ड्यूटी को ना भूलें। मैंने मेरी ड्यूटी निभाई है। अब सबसे पहले बाहरी राज्य वाले, जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को लेकर चर्चा करते हैं। उसके बाद अध्यादेश और रिव्यू पिटीशन, नई अधिसूचना, बीपीएससी परीक्षा पर भी चर्चा करें। बिहार को लेकर सबसे पहले चर्चा करते हैं। बिहार के द्वारा जो बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अगस्त में आयोजित हो रही है, उसके लिए काफी डिमांड उठ रही है कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए और बीएड को बाहर किया जाए। इसके लिए क्या करें हम। बीपीएससी चेयरमैन का एक अलग से बयान आ जाता है, ट्विटर पर उनका ट्वीट आ जाता है। सबसे पहले मुझे हैरानी है कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मालूम नहीं। उनको बीपीएससी द्वारा निकाली गई, जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी नहीं है पूरी। बिहार के एजुकेशन सर्विस रूल, बिहार की पूरी भर्ती प्रक्रियाएं एनसीटी के अधिसूचनाओं के बेसिस पर है। यूपी का रामशरण मौर्य केस के बाद पूरे भारत के अंदर एनसीटी की द्वारा बनाई गई रूल सभी राज्यों के लिए बाध्य होते हैं। जो बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है वो एनसीटी की अधिसूचनाओं के बेसिस पर जारी किया गया। अब बीपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन नहीं रखा, तो वो उनकी गलती है, क्योंकि बिहार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी जिसमें उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया था। बिहार सरकार रिप्लाई लेकर नहीं आई कि हम क्या करें। लेकिन उसी बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये
आदेश पारित किया था कि सभी जो भी भर्ती प्रक्रियाएं पेंडिंग हो रही हैं वो हमारे इस केस के अधीन हो रही हैं। जब केवीएस अपनी भर्ती का विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अधीन रखता है, पेंडिंग सब जुडिशरी दिखाता है, तो बिहार सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर रही? लेकिन मैं उन सभी बिहार के छात्रों को कहना चाहूंगा, सरकारें तानाशाही करती हैं, अधिकारी तानाशाही करते हैं, वो नहीं मानते, तभी न्यायालय खोले गए हैं, तभी कोर्ट हैं। इसलिए बिहार के छात्र ये चाहते हैं कि बीपीएससी की आयोजित होने वाली परीक्षा में पीआरटी की भर्ती में बीएड बाहर हो तो आप हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, वहीं से न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अधिसूचना रद्द करने को वो रखिए, उसके बाद एक सुनवाई के अंदर ही स्टे आ जाएगा और उनको बाहर करना पड़ेगा। बीपीएससी चेयरमैन का आता है कि सम कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना और बाहर करना, एग्जाम स्थगित करना दोनों अलग मामले हैं और कई बयान आते हैं कि हम नहीं रोकेंगे। सम कैंडिडेट्स नहीं है, 50% से ज्यादा बीएड कैंडिडेट हैं, लगभग 60-70% बीएड कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, सम कैंडिडेट्स मत कहिए। आधी से ज्यादा आबादी ने वहां पर जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें से बीएड गए हैं। सेंटरों पर खाली रहेंगे, उनका परीक्षा दिलवाओगे, उसमें वो बाहर होंगे, उसके बाद उनको दुख होगा, पहले ही आप संज्ञान लीजिए। इसलिए बीपीएससी और बिहार सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार शिक्षा विभाग को आप ज्ञापन तो दीजिए, लेकिन आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा उसको बाहर करने के लिए। तत्काल इमरजेंसी केस लगाकर सुनवाई करनी होगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिहार डीएलएड साथियों की मेहनत पर डिपेंड करेगा, उन्हीं का योगदान है, वो किस प्रकार मजबूती से केस को लड़ते हैं, कितनी जल्दी से कार्रवाई करते हैं और सीनियर अच्छा एडवोकेट से जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया। अब आता है कि बिहार के छठे चरण की भर्ती में बीएड बाहर को लेकर काफी मैसेज हैं। जो छठा चरण, जो 6th फेज में जो बीएड शामिल होकर जो ज्वाइनिंग हुई, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में केस लगा था और उस केस में एनसीटी की अधिसूचना को चैलेंज किया गया था। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसकी कॉपी लगाई गई। तब पटना हाईकोर्ट ने उस छठे फेज की 6th फेज की भर्ती प्रक्रिया को, छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया को अपनी रिट पिटीशन के अधीन रखा। सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रखकर ज्वाइनिंग का आदेश दिया था, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। अब मेरा यही कहना है कि आप सीनियर एडवोकेट करके शानदार सर्विस मैटर का, वो नहीं कि आप मुंह से बोल दें सीनियर, जो कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड किया हुआ सीनियर एडवोकेट सर्विस मैटर का हो, उसको आप हायर करके उस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर, मजबूती से लड़ाई लड़कर आप अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। या तो बीएड को बाहर करे वहां की सरकार, या बाद में उतनी ही नए पद सर्जित करके और डीएलएड छात्रों को एक नई मेरिट निकाली जाए। जब बीएड बाहर हो तो कितनी मेरिट रहती, उसमें जितने छात्र आते हैं नए पद सर्जित करके उनको ज्वाइनिंग दे, या बीएड को बाहर करके ज्वाइनिंग। ये आप मजबूती से, आपके सीनियर एडवोकेट होंगे तो आप केस जीतेंगे, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि वहां की गजट नोटिफिकेशन उस केस में चैलेंज किया हुआ है और कोर्ट ने अपने याचिका के अधीन नियुक्ति रखी थी, तो ज्वाइनिंग तो देनी पड़ेगी और वो नोटिफिकेशन भी रद्द हो गया। अब जो बात आती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपके वहां पर मैं पूरे भारत के सभी राज्यों में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जो ड्यूटी थी वो निभाई। अब सुप्रीम कोर्ट से वो रद्द हो गया है और राजस्थान के डीएलएड छात्रों ने अपनी ड्यूटी निभाई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा दिया और भारत के तमाम राज्यों का सहयोग मिला, ऐसी बात नहीं है। अब ड्यूटी वहां के डीएलएड छात्रों की बनती है कि वो किस प्रकार से बीएड को बाहर करते हैं, कितनी मजबूती से, अब आपके हाथ में है। और वहां पर आपको ईमानदारी से, पारदर्शिता से, बहुत ही शानदार से आपको वो केस लड़कर आप नौकरी ले सकते हैं। उस केस के बारे में मैं मेरे चैनल पर कई बार वीडियो बनाया है कि सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन कब रखी गई, क्या हुआ बिहार के केस को लेकर। वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि बिहार हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर में क्या कहा था, क्या लगा था, वो मेरे चैनल पर है। अब जो बिहार के दोनों चीजों को लेकर मैंने चर्चा कर दी, अब आती है मध्य प्रदेश को लेकर।
मध्य प्रदेश की अंदर जो प्राइमरी टीचर की भर्ती है उसमें बीएड शामिल होकर ज्वाइनिंग हुई है, मुझे भली भांति मालूम है। लेकिन मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में जब केस लगा उसमें एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का आधार रखा, तो वहां की हाईकोर्ट ने साफ कहा, विपक्ष ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वहां की हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रखा और उनको ज्वाइनिंग। उस रिट पिटीशन में डीएलएड छात्रों ने डिमांड की थी कि एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन को, अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, इसलिए इनको बहाल किया जाए और हमको ज्वाइनिंग दी जाए। तब वहां पर कहा गया कि वहां पर बीएड, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में है। तब वहां की हाईकोर्ट ने कहा कि चलो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रख देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अधिसूचना रद्द हो गई, तो वहां के डीएलएड साथी मध्य प्रदेश के उस केस में नई एप्लीकेशन लगा करके और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रख करके और आप अपनी नौकरी ले सकते हैं मजबूती से सीनियर वकील। खास तौर पर मैंने मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों का देखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सुनवाई यूट्यूब पर चलती है हाईकोर्ट की, तो वहां पर मैंने चैनल पर भी डाली थी उनकी सुनवाई। उनके वकील शानदार होने चाहिए, सीनियर वकील होने चाहिए जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डेजिग्नेटेड जो सर्विस मैटर के हो। वकील मुझे इतने मजबूत नहीं लगे, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रही। तो मैं कहना चाहूंगा कि और शानदार वकील करके और आप अपनी नौकरी ले सकते हैं, उनको बाहर कर सकते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं मध्य प्रदेश जाकर कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां के जो कैंडिडेट हैं डीएलएड के साथियों को मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी, बाहर आना होगा सड़कों पर और मजबूत वकीलों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आपको न्याय लेना, और बीएड बाहर होगी, आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन हुई थी आपकी नहीं। बीएड वाले आप लोगों को गुमराह करेंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, आपको बिल्कुल भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि वेस्ट बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या कोई भी भारत का राज्य हो जहां पर बीएड शामिल होकर ज्वाइनिंग हो गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये फैसला कब से लागू होगा। ये रद्द राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अधिसूचना रद्द करने से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनको लेकर भी कुछ नहीं कहा, उसके बाद को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक कॉमन जजमेंट निकाला कि हमने अधिसूचना को रद्द करते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हैं, मात्र इतना जजमेंट दिया। अब ये आपके वहां के राज्यों की छात्रों की लड़ाई है। जो वेस्ट बंगाल की जो नई भर्ती आई हुई है तो उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं और इतना जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए हैं, तो आप वहां पर उस सुप्रीम कोर्ट का फैसले हाईकोर्ट में याचिका लगाइए, उसमें एप्लीकेशन लगाइए यदि लगी हुई है, और वहां पर सीनियर वकील से पैरवी करवा करके उनको बाहर करवाइए और आप नौकरी ले सकते हैं। पुरानी भर्तियों के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स नहीं है। 2 वर्ष के अंतर्गत ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान था, तो उनकी नियुक्ति अवैध है। यदि वहां गजट नोटिफिकेशन चैलेंज किया हुआ था, चाहे 3 साल पहले किया हुआ हो, तो आज रद्द हुआ, तो वो अपनी कोर्ट के माध्यम से लड़ाइयां लड़ करके जैसे भी नए पद सर्जित करवा करके उनको बाहर करवा करके आप नौकरी ले सकते हैं। चाहे खास तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, आपको अपने हाईकोर्टों में केस इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि यूपी के अंदर गुणेत्तरजार भर्तियों वालों का भी काफी फोन आता है। वैसे उनकी ज्वाइनिंग है वो रामशरण मौर्य केस के अधीन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, उस समय गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, उसमें साफ लिखा हुआ है। अब वो हुआ है तो आप काफी लोगों को लगता है कि नियुक्ति अवैध है, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत ब्रिज कोर्स का प्रावधान था। जब वो ही नहीं है तो वो अप्रशिक्षित हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए। तो ये तमाम इश्यू आप अपने कोर्ट के अंदर अपनी सरकार से लड़िए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये वहाँ की आपके लोकल है, इसमें ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप कोर्ट के माध्यम से लड़िए। उसमें मेरा उसमें जो सहयोग होगा करूंगा, लेकिन आपको वहीं की हाईकोर्टों में वहीं पर लोकल ही आपको इस मामले में लड़ना होगा। चाहे छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, वहां पर भी यदि कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो आप हाईकोर्ट में केस लगाएं। अब ये सारे काम जो भी सरकारें तानाशाही कर रही हैं, वहां पर ये सारे काम हाईकोर्ट ही करेगी और हाईकोर्टों में केस लगाना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। सीनियर वकील उतारने होंगे। ये नहीं कि कई बार देखते हैं कि हाँ ये हमारा सीनियर वकील है, वो होते ही नहीं है। कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं सीनियर वकील, सर्विस मैटर वाले। तो वहां पर अलग अलग जो भी इश्यू हैं अपने स्टेट में, आप अपने हाईकोर्टों के माध्यम से लड़ें।
अब जो बात आती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं रिव्यू पिटीशन को लेकर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और काफ़ी जगह बीएड बहुत एक्टिव हुई है और बहुत हड़कंप मचा हुआ है फैसले के बाद, और वो एक रिव्यू पिटीशन और तमाम कई डिमांड उठा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन के अंदर ये नहीं जीतेंगे, चाहे एनसीटी लगाए, चाहे भारत सरकार लगाए, चाहे बीएड छात्र लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तथ्यात्मक, रिपोर्टेबल और बहुत संवैधानिक फैसला दिया और बहुत मजबूती से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी क्लासेस। जो 1 से 5 कक्षा के लिए बीएड योग्यता ही नहीं है, कैसे जाएंगे? अब कई प्रकार के सवाल आते हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ा सकते। भैया पढ़ाने को तो बिना बीएड वाले भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ाए हैं स्कूलों में, और आज भी पढ़ाते हैं कई प्राइवेट स्कूलों में। बीटेक डिग्री होल्डर पढ़ाते हैं जिनके पास कोई बीएड नहीं है। ऐसे तो एमबीबीएस, बीटेक, मेडिकल, टेक्निकल सभी को शामिल कर लीजिए, पेपर तो वो भी पास कर सकते हैं, वो आपसे ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। आप देखिए, आप जो एसएससी यूपीएससी के एग्जाम में कौन से फील्ड के ज्यादा लोग लग रहे हैं। तो ये चीज नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें नहीं है। पेपर कोई भी पास कर सकता है, वो बातें नहीं है। पढ़ाने को कोई भी पढ़ा सकता है, और ये सारी चीज़ें जो कई यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, उनका रिप्लाई दिया है। लेकिन रिव्यू पिटीशन में ये लोग नहीं जीतेंगे। और रिव्यू पिटीशन क्या होती है बताता हूँ। नए फैक्ट और नए एविडेंस आते हैं, उसके बेसिस पर लगता है, या कोर्ट कोई तथ्य कंसिडर करना भूल जाती है, आप रख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, कहीं पर लगता है तो कर सकते हैं। इसमें कोई नया तथ्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों के पास लगती है जो जज फैसला सुनाते हैं। अभी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सुनाया, उन्हीं बेंच के पास रिव्यू पिटीशन जाएगी और वही पढ़ेंगे। अब रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसला और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोनों के अलावा क्या तथ्य ऐसा आ गया, क्या ऐसा वो मिला है कानूनी आधार जिस पर लगाए। क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला तो रखा ही रखा है, अपना व्यू दे करके राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को और मजबूत बता दिया। अब उसको काटने के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों फैसलों को काटने के लिए आपके पास मजबूती से तथ्य चाहिए। दो फैसले हो गए, क्योंकि उसके बेस एडवांस में और नए तथ्य और जोड़ दिए सुप्रीम कोर्ट ने और मजबूत बना दिया। तो पार्टी के बोलते हैं, वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि वो प्रवक्ता बोल गए। पार्टी प्रवक्ताओं को क्या मालूम कौन से केस लड़े हैं, वो कुछ भी राजनीतिक बयान है दे सकते हैं, उनकी आज़ादी है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई अधिसूचना लाकर क्या बीएड को शामिल कर सकती है? सारी फॉर्मेलिटीज करके, मीटिंग कमेटियां गठित करके वो कमियां दूर करके ला सकती है? नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बीएड इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन, और यह हाई कोर्ट ने भी कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5। बीएड इज नॉट सुटेड, बेस्ट सुटेड फॉर प्राइमरी क्लासेस। जब बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है और उसमें सिलेबस को डिफरेंस भी बताया, यदि कमेटियों की रिपोर्ट वो कर लेंगे, बाद में फंडामेंटल राइट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की है, तो यदि वो उन कमेटियों का भी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, तब भी वो नई अधिसूचना नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसको क्वालिफिकेशन बनाने के लिए बीएड के कोर्स में चेंज करना पड़ेगा, और बीएड के कोर्स में चेंज करने उसके बाद उस कोर्स को करने के बाद आएंगे तब जाके होएगा, और वो भी एक पूरा डिजाइन करना, डीएलएड जैसा ही कोर्स बनाना पड़ेगा। अभी आपने एनसीटी के चेयरमैन का बयान सुना होगा, नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर 2 वीडियो डाले हुए हैं, उन दोनों वीडियो में एनसीटी के चेयरमैन का बयान सुन लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो साफ साफ शब्दों में क्या कह रहे हैं कि बीएड अकेला चारों स्टेज में, प्राइमरी से लेकर के 12th तक, कैसे चारों स्टेज में आगे तक कैसे वो महारथी हासिल कर सकता है सब कुछ। अब इस बयान का आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या है। नई अधिसूचना लाकर भी शामिल नहीं कर सकते, बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंडमार्क जजमेंट कई तथ्यों को देकर के नहीं कर सकते, और नई अधिसूचना आ भी नहीं सकती।
अब जो आता है कि कई लोग नई शिक्षा नीति को लेकर के बोलते हैं कि नई शिक्षा नीति के बेस पर एनसीटी नई अधिसूचना ले आएगी, या नई शिक्षा नीति के बेस पर भारत सरकार पार्लियामेंट में, संसद में अध्यादेश ले आएगी। नहीं, नई शिक्षा नीति को लेकर भी एनसीटी चेयरमैन ने बात कही है। नई शिक्षा नीति में आईटीपी जो 4 साल का कोर्स है इंटीग्रेटेड वाला, वो आ गया, और पुराने जितने भी बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड और बीएड दोनों कोर्स बंद हो रहे हैं। यह भारत सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह कहा था। पुराने जितने भी बीएड और डीएलएड कोर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। नया जो कोर्स होगा उसमें उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा जो प्राइमरी टीचर को भी पढ़ा सके। पूरा सिलेबस डिजाइन होगा, और वो जो कोर्स करके आएंगे वो अलग बात होगी। और वो अकेला जो कह रहे हैं कि ओनली डीएलएड बंद हो रहा है, बीएड बंद नहीं हो रहा, वो दोनों कोर्स बंद हो रहे हैं। अब जो नया कोर्स डिजाइन होके आएगा वो उसमें उसी हिसाब से आएगा। तो वो जो आज जो बीएड कोर्स है वो उसके बेसिस पर ना अधिसूचना ला सकते हैं, ना पार्लियामेंट में अध्यादेश ला सकते हैं। और नई शिक्षा नीति अलग ही बिंदु है, उसमें नए कोर्स और नए डिजाइन के बेसिस पर है, उसके बेसिस पर नए कोर्स डिजाइन किए गए। इसलिए जो ये बातें कह रहे हैं तथ्यात्मक बातें नहीं है। ठीक है, ये कुछ दिन ही चलेगा। अध्यादेश वाले मामले में काफी लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर, टीवी चैनलों पर काफी आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि अध्यादेश ले आइए सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसको और नलीफाई करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार दिल्ली बिल और चुनाव आयोग के लिए लेके आई पार्लियामेंट में, वैसे दिल्ली के लिए जो बिल लेके आए चुनाव आयोग के लिए, वो दोनों अलग मैटर हैं। ये अलग मामला है, इसको समझने की कोशिश करें, ये अलग है। ये एनसीटी में सदस्य या चेयरमैन, सेक्रेटरी, सचिव की नियुक्ति के लिए बिल नहीं है। उनकी नियुक्ति के लिए कोई फैसला नहीं आया है। इसके लिए अध्यादेश के लिए पहले जो आपका आरटी एक्ट 2009 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। उसमें संशोधन करके एकेडमिक अथॉरिटी जो एनसीटी है उसको बंद करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा। बाद में एनसीटी का जो कानून बना हुआ उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये सब हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो एक्सपर्ट बॉडी है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो बाद में विवाद हो जाएगा, सभी राज्य अपने अपने हिसाब से करेंगे। आरटी एक्ट को संसद से उसी को संशोधन करना बहुत बड़ा हो जाएगा, कोर्टों में मामले उलझ जाएंगे। नई शिक्षा नीति का मैंने बता दिया, किसी भी कानूनी आधार पर देखें तो ऐसे नहीं ले आ सकते। ये एनसीटी का फैसला है, कैसे अध्यादेश ले आएगी? एनसीटी एक अलग है, नहीं ले आ सकती अध्यादेश। ये हल्ला कर रहे हैं, 2-4 दिन, 5-7 दिन करेंगे, गर्म माहौल है, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, कुछ नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं को बयान देना उनका हक है, क्योंकि सांत्वना देना ताकि हल्ला नहीं हो, आराम से, और तो वो दे रहे हैं। उनको कितना मालूम कैसे अध्यादेश आता है? वो कानूनी अधिकारी जो लीगल ऑफिसर और एजी होते हैं वो लेके आते हैं, उनको मालूम होता है कि कैसे अध्यादेश आता है। तो ये मैंने अध्यादेश भी नहीं आएगा, ना नई अधिसूचना आएगी, ना रिव्यू पिटीशन में जीत पाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं और मैंने सभी राज्यों के लिए बताया। अब मैं राजस्थान के तमाम बीएसटीसी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। बीएसटीसी संघर्ष समिति बहुत बड़ी है, उसका योगदान है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सभी का किसी न किसी रूप से योगदान रहा है। और इसी के साथ भारत के तमाम राज्यों के डीएलएड छात्रों का योगदान रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे ट्विटर अभियान हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से योगदान क्यों ना हो, कोर्ट केस की लड़ाइयों में, सभी में योगदान रहा है। जो राजस्थान में शहीद स्मारक पर 56 दिन से जो धरना चल रहा, उसमें कितने लोग आए, किस प्रकार से सीएमओ कूच, किस प्रकार से वो लड़े, वो एक अलग ही है। उसको लेकर मैंने मेरे चैनल पर उस एक दृश्य को और उस लड़ाई को मेरे चैनल पर वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये देख सकते हैं। हर कोई भावुक हो जाएगा जब राजस्थान हाईकोर्ट फैसला लिखा रही थी और शहीद स्मारक पर जो छात्र बैठ रहे थे, जिस हिसाब से उनके हृदय की धड़कनें बढ़ रही थी, जिस प्रकार से चिंता में थे और अचानक खुशी मिलती है, वो दृश्य देखकर हर कोई भावुक होता है। वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो बनाया है। बीजेपी कार्यालय का जो घेराव किया गया था बीएसटीसी छात्रों के द्वारा, बहुत शानदार था और उसमें बहुत समस्याएं भी आई। और बीजेपी कार्यालय का जो राजस्थान की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद पंजाब में भी वहां के जेबीटी ईटीटी छात्रों ने बहुत अच्छा विरोध प्रदर्शन किया
यहाँ पर भी उसका घेराव किया गया और उस समस्या को, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय का घेराव, किस प्रकार से एनसीटी और भारत सरकार की एसएलपी लगाने में रोकने की पूरी कोशिश करी, काफ़ी दिनों तक रुकी भी रही और राजस्थान के तमाम सांसदों से मिलना, ज्ञापन देना, जो राज्य शिक्षा मंत्री थे जो भारत सरकार में, उनको ज्ञापन देना, उनके साथ सांसद जी ने मीटिंग करवाई थी। उसके बाद एनसीटी के चेयरमैन के साथ उस समय मीटिंग करवाना, ज्ञापन देना, वो भी एक अलग ही बहुत दिनों का एक संघर्ष था। केंद्रीय सचिवालय, एनसीटी, तमाम सांसद मंत्रियों के पास चक्कर जो काटे, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं आपको सुनवाई के दौरान देखने को मिली भारत सरकार और एनसीटी का रुख है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सभी का योगदान रहता है और बहुत ही शानदार है। और आप सभी को धन्यवाद। और किसी न किसी रूप में योगदान रहा है केस को जिताने में, चाहे तथ्य लाने हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, ज्ञापन देना हो, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना हो। राजस्थान नहीं, भारत के अन्य राज्यों का भी योगदान रहा है। इसमें काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मध्य प्रदेश के थे बीएड के साथी, क्या पता वो बचते क्या नहीं होते। राजस्थान के बीएड के एक नेता ने राजस्थान से बीएड को बाहर किया, दूसरे नेताजी ने पूरे भारत से बीएड को बाहर करवा दिया। वो उससे भी एडवांस निकले, शक्तिशाली निकले। उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाइयां चल रही थी, हम तो ये चाह ही रहे थे कि ये मंच हाईजैक करें। भारत सरकार और एनसीटी को 10-10 मिनट भी बोलने का मौका नहीं मिला और पूरा मंच हाईजैक बीएड ने किया था और सरे तो लिया था। और हम चाह रहे थे इसी पटरी पर चलें और यही हो, और यही हुआ। और उसी का तभी पूरे भारत से बीएड भी बाहर हो गई। कुछ और भी है, बताएंगे, लेकिन वो हम चाहते थे कि ये मंच को हाईजैक करें और वो किया। और कई बीएड के साथियों ने मेरे साथ इस बात पर लेकर फोन पर चर्चा हुई थी। मैंने उनको बताया भी था, अभी मैंने कहा कि हम चाह रहे थे और यही काम हुआ। बीएड की कहां कहां कमियां रही केस के अंदर, उस चीज को लेकर 90 दिन बाद बताऊंगा, आज नहीं। बीएड की कहां कहां कमियां रही कानूनी तौर पर, वो 90 दिन बाद बताऊंगा, वेट कीजिए। और उनको समझ में भी आ जाएगी जब 90 दिन बाद बताऊंगा, तब कानूनी आधार पर। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं इतना बड़ा नहीं और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी